आज है 21 नवंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला गांधी मंडेला अवार्ड, ये दलाई लामा जी को दिया गया, ठीक है, धर्मशाला में। उसके बाद अरुण गोयल, इनको इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है, ठीक है। अभी तक एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अपने पास और एक इलेक्शन कमिश्नर थे। अरुण गोयल दूसरे इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं। उसके बाद घर पोर्टल, घर का फुल फॉर्म है गो होम एंड रीयूनाइट। इसको नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद होमर, ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है 2022 का। ये बेसबॉल से रिलेटेड है जिसमें होम रन होता है, ठीक है। फिर है ग्रेट नॉट, ये एक माइग्रेटरी बर्ड है जो रशिया से होते हुए जाती है, इंडिया से भी जाती है, ठीक है। इंडिया में अभी केरला में देखी गई है। ये IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। उसके बाद निकोबारी होडी क्राफ्ट, ये एक नाव बनाने की कला है, ठीक है। निकोबार में ही बनाई जाती है, वहाँ के जो और आइलैंड है उसमें मतलब आइलैंड टू आइलैंड थोड़ी सी वैरायटी है पर वो एक जैसी हैं देखने में, ठीक है। अभी इन लोगों ने इसके GI टैग के लिए अप्लाई किया है। ये ट्रेडिशनल आर्ट है वहाँ पे, मतलब इनके इंसेस्टर बनाते थे फिर अभी वो बनाते हैं। इसमें जो नॉलेज है वो जनरेशन टू जनरेशन पास हुई है। फिर ट्रेड एग्रीमेंट्स कितने तरह की होती हैं? 3 तरह की होती हैं नॉर्मली, बायलैटरल, प्लूरिलैटरल और मल्टीलैटरल। बायलैटरल मतलब जैसा नाम है, दो कंट्रीज के बीच में होती हैं, किन्हीं दो एंटिटीज़ के बीच में कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लूरिलैटरल, दो से ज़्यादा एंटिटीज़ होती हैं। कभी कभी जैसे रीजनल जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनको भी प्लूरिलैटरल में रखा जाता है। फिर मल्टीलैटरल, इसमें कई सारे रीजन्स ये कह सकते होती हैं, ठीक है, जैसे WTO वगैरह हो गए। और उसके बाद है स्टेजेस हैं मार्केट की, मतलब इसकी ट्रेड एग्रीमेंट्स की किस किस तरह के होते हैं। जैसे PTA जो प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सीसा कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, फिर कस्टम यूनियन होता है, उसके बाद कॉमन मार्केट होता है, उसके बाद इकोनॉमिक मार्केट होता है। सबसे बड़ा दायरा इकोनॉमिक मार्केट का होता है। फिर है डार्कनेट। डार्कनेट वो हिडन इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको नॉर्मल यूजर्स नहीं यूज़ कर पाते हैं, ठीक है, एक्सेस नहीं कर सकते उनको। उनके लिए स्पेशल ब्राउज़र होते हैं, स्पेशल उनका एड्रेस होता है, ठीक है, तभी उनको एक्सेस कर पाते हैं। नॉर्मली कई बार देखा गया कि ये डार्कनेट जो है इलीगल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मली एक्सेसिबल नहीं होते हैं और इसके लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए होता है, तो पुलिस भी इनको ट्रेस नहीं कर पाती है कभी कभी, ठीक है। डार्क वेब के अलावा डीप वेब भी वो पोर्शन है इंटरनेट का जो नॉर्मली सीन नहीं होता या एक्सेसिबल नहीं होता। उसके लिए भी हमें स्पेशल IP एड्रेस या फिर यूज़र नेम पासवर्ड इन सब की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन डार्क वेब के लिए तो आपको पूरा एकदम स्पेशल वेब ब्राउज़र से लेके डिक्रिप्शन की तक चाहिए होती हैं, ठीक है। अगर मतलब इंटरनेट के हिसाब से देखा जाए तो सरफेस वेब सिर्फ 4% है, डीप वेब और डार्क वेब 96% है, ठीक है। डीप वेब में देखिए जैसे एकेडमिक डाटाबेस, मेडिकल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ये सब आते हैं। और डार्क वेब में जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह तक भी हो जाती हैं, मतलब क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं है किसी को, सिर्फ पर्टिकुलर लोग जो उसको जानते हैं वही उसको एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो उनको ट्रेस करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि चीज़ें इंक्रिप्टेड होती हैं बहुत ज़्यादा। COP27 में लॉस एंड डैमेज फंड एस्टेब्लिश करने की बात की गई है। लॉस एंड डैमेज का मतलब है कि जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उसको रिवर्स नहीं कर सकता, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। जैसे मान लीजिए कि जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है, ठीक है, उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अब उनके कारण जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? क्योंकि क्लाइमेट चेंज ऐसा माना जाता है कि जो डेवलप कंट्री हैं उनकी इमिशन की वजह से, उनका जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन था उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ, उसकी वजह से जो सी लेवल है वो बढ़ा है, तो उनको देना चाहिए, उनको पे करना चाहिए उन वल्नरेबल कंट्रीज़ को जिनको नुकसान हुआ है, ठीक है। ऐसा एक रिपोर्ट में बताया गया कि 55 वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं जिनका पिछले 2 डेकेड में टोटल लॉस हुआ है $525 बिलियन का, जो कि उन पूरे उन 55 कंट्रीज़ का 20% GDP है, ठीक है। UNFCCC के शुरू के कन्वेंशन में लॉस एंड डैमेज की बात नहीं आई थी। 1994 में जो कन्वेंशन हुआ था उसमें बताया गया था कि जो रिच कंट्रीज़ हैं उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज़ को पे करना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकली हेल्प करनी चाहिए ताकि वो क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकें, ठीक है। पर इसमें भी लॉस एंड डैमेज की बात नहीं आई थी। बाद में 2009 में इस बात पे एग्री किया गया कि डेवलप्ड कंट्री जो हैं वो $100 बिलियन का एक फ़ंड इकट्ठा करेंगी हर साल 2020 से, ठीक है, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो क्लाइमेट चेंज को फाइट कर सकें। इसके लिए भी कोई फॉर्मल एग्रीमेंट तब नहीं हुआ था। फिर उसके बाद वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया गया 2013 में। इसमें ही फॉर्मली एक्नॉलेज किया गया कि लॉस एंड डैमेज के लिए कंपनसेट किया जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ठीक है। WTO एग्रीमेंट्स नॉर्मली जो उनके प्रिंसिपल्स हैं WTO के उसको अपहोल्ड करते हैं, पर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए वो 3 एक्सेप्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पहला एंटी डंपिंग ड्यूटी, दूसरा काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ और तीसरा इमरजेंसी मेजर्स। एंटी डंपिंग ड्यूटी तब लगाई जाती है जब कोई कंट्री जो है मतलब अनफेयरली तरीके से
लो प्राइसेस पर वहाँ एक्सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है। काउंटर बिलिंग तब लगाई जाती है जब वो अपने प्रोडक्ट को कोई एक कंट्री एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडीज दे रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो जिसके यहाँ वो एक्सपोर्ट हो रहा है वो काउंटर बिलिंग ड्यूटी लगा सकता है। इमरजेंसी मेजर्स में एक तरह का ये सेफगार्ड होता है, इसमें वो टेम्परली जो है इम्पोर्ट्स को लिमिट कर सकता है कि नहीं इतना ही इम्पोर्ट होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा हमारे यहाँ। फिर कोरोनिविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर, ये एक तरह का प्लेटफॉर्म था जिसमें जो एग्रीकल्चर के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, या एग्रीकल्चर में कैसे जीएचजी ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करना है उस पर डिस्कशन की बात थी। ये 2017 में इस्टेब्लिश हुआ था, 23rd COP जो हुई थी, ठीक है। इसमें कई सारे टॉपिक्स थे जैसे सॉइल्स, न्यूट्रिएंट यूज, वाटर, लाइफ स्टॉक, ठीक है, इन सब पर डिस्कशन हुआ था। इंडिया ने अभी जब फिर से इसको डिस्कशन के लिए आया तो इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया, क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो चाहती है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ ये सारे मेजर्स लें। अब इंडिया कह रहा है कि मतलब अगर हम ये सारे मेजर्स लेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है, ठीक है, फूड प्रोडक्शन वगैरह वो खतरे में पड़ जाएगा। एपेक की इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग हुई है बैंकॉक में, इसकी थीम थी ओपन, कनेक्ट एंड बैलेंस, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 2020 बना था, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। अब इंडिया को इसकी चेयरमैनशिप मिलेगी, ठीक है, और इसमें 25 मेंबर हैं टोटल, ठीक है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। इसका उद्देश्य है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका यूज़ ह्यूमन सेंट्रिक हो, उसका डेवलपमेंट ह्यूमन सेंट्रिक हो, रिस्पॉन्सिबल तरीके से, ठीक है। और इसका जो सेक्रेटरीट है वो OECD में है। फिर एशियन डिफेंस मिनिस्टर प्लस मीटिंग जो सियाम रीप कम्बोडिया में है वहाँ पे होनी है, ठीक है। और जो ये ADDM है ये 2006 में बनी थी, और जो ADDM प्लस है ये 2010 बनी थी, ठीक है। ADDM प्लस तब कहते हैं जब एशियन के जो 8 पार्टनर्स हैं वो इनके साथ मिलते हैं। वो 8 पार्टनर्स कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, साउथ कोरिया मतलब, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। इनका उद्देश्य है डिफेंस और सिक्योरिटी के मामले में आपस में जो सहयोग है उसको बढ़ाना, ठीक है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।